नमस्कार। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जारी किया गया असाइनमेंट 2 माह सितंबर 2021-22 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का असाइनमेंट के पूरे संपूर्ण हल आपके पास भेजा जा रहा है। इससे पहले मैंने हिंदी, मैथ्स, इसके अतिरिक्त साइंस का भी भेज चुका हूँ। ये चौथा वीडियो है मेरा। सीधे हम क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। पहला है हमारे पास, डार्विन के सिद्धांत को राजनयिकों ने किस प्रकार दुरुपयोग किया? क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं? समझाइए। शब्द सीमा है हमारे पास 75 से 100। यहाँ पे देखते हैं उत्तर इनका। डार्विन का सिद्धांत यह था कि विकास के लिए संघर्ष आवश्यक है, यानी विकास करने के लिए संघर्ष आवश्यक है। इसे संघर्ष में वही बचेगा जो योग्य होगा, यानी विकास करने के लिए संघर्ष आवश्यक है और इस संघर्ष में वही बचेगा जो योग्य है। ये इनका सिद्धांत था। राजनयिकों ने अपने राज्य के विस्तार करने के लिए इस सिद्धांत का दुरुपयोग किया। संघर्ष प्रकृति का नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। इस भावना से दूसरे देश पर आधिपत्य करने को सोचने लगे। विभिन्न राष्ट्र के लोग अपनी अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट समझते थे और दूसरे राष्ट्रों पर अपना शासन करना अपना कर्तव्य मानते थे। इसी बहाने अन्य जातियों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे और अपना प्रभाव स्थापित करने की चाह में वो मानवता की भावना कमज़ोर पड़ने लगी और नरसंहार से लोगों की नैतिक भावना को अधिक ठेस नहीं पहुंचती थी। इस प्रकार डार्विन के सिद्धांत का दुरुपयोग किया। यानी कहने का अर्थ क्या है, अगर आप विकास करना चाहेंगे तो आपको संघर्ष करना होगा। इसी का दुरुपयोग करते हुए दुनिया के कई देशों ने स्वयं को ज़्यादा श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे देश पर आक्रमण किया, उस पर आधिपत्य जमाया। अब उसी क्वेश्चन का दूसरा अंग हमारे पास था। क्या था दूसरा अंग? हमारे पास ये था कि दूसरों यानी दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाला देश ही क्या उन्नति कर पाता है? समझाइए। तो यहाँ पे यह सोच गलत है कि दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं। उन्नति के लिए दूसरों की सहायता, मार्गदर्शन, सफलता के आधार पर आवश्यक है। भारत जैसे देश ने कभी किसी पर आधिपत्य नहीं जमाया, फिर भी उसकी उन्नति हुई। उन्नति के लिए परिश्रम, सहयोग, सोच महत्वपूर्ण है, आधिपत्य नहीं। इस प्रकार से पहला हुआ। दूसरा हमारे पास है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे? यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या किया जा सकता था? तो इसके लिए हमारे पास है, पहला, योग्यता एवं शारीरिक क्षमता वाले लोगों को ही सेना में भर्ती किया जाता। उसके रहने, खाने, अभ्यास, स्वास्थ्य, परेड आदि का उचित व्यवस्था हो। दूसरा है, सैनिकों को छिपने के लिए जो बैरक बनाए जाते थे उनमें स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियों में बनाया जाना। सैनिकों की चिकित्सा के लिए पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था किया जाना चाहिए था। तीसरा है, घायल सैनिकों की दवा, उनके स्वास्थ्य सुधार, औषधालयों की व्यवस्था विशेष रूप से की जाए। उसके बाद है चौथा, बंदी हुए सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत मानवीय सुविधाओं एवं सहानुभूतिपूर्वक रखकर उन्हें अमानवीय यातना और घृणापूर्ण व्यवहार से सुरक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार से 4 हुआ। तो आपको कैसे ध्यान रखना है? पहला वाला में सैनिक भर्ती करने के लिए योग्यता और शारीरिक मापदंड ऐसे याद रखना है। दूसरा, सैनिक जब लड़ने जाते हैं तो उनके बैरकों के बारे में बताना है, कैसे होना चाहिए। तीसरा, घायल सैनिकों के बारे में। और चौथा, बंदी सैनिकों के बारे में। ये चीज़ पकड़ना टॉपिक में, फिर आप वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, संसद का न्यायिक काम क्या है? इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया है? ठीक है, इसमें हमारे पास है संसद के न्यायिक कार्य क्या है, देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद
से हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। यानी न्यायिक कार्य के अंतर्गत क्या आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनको यदि पद से हटाना चाहते हैं तो इन पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है। संसद जो है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यदि वे अपने कार्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहा है, ठीक से पालन नहीं कर पा रहा है, तो उनको महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अर्थात जजों को हटाने का प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है। यानी विभिन्न जो हमारे देश में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को अगर हटाना है तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी को जब हटाने की बात आती है तो उसके लिए राष्ट्रपति के पास सारी चीज़ों को भेजा जाता है। उसके बाद है न्यायिक काम को उच्चतम न्यायालय को ना देकर संसद को, उच्चतम न्यायालय को ना देकर संसद को क्यों दिया गया, इसका कारण देखते हैं। संसद में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। यह प्रतिनिधि नीतिगत विषयों और कानूनों को संवैधानिक तरीके से बनाते हैं। यानी प्रतिनिधियों का काम है कानून वगैरह का निर्माण करना हमारे संसद में, ताकि अच्छे से शासन व्यवस्था चल सके। कानून बनाने में समय लगता है, क्योंकि जब कानून बनाया जाता है तो दोनों सदनों में इनको 2 बार विचार विमर्श के लिए पेश किया जाता है। उसके बाद बहुमत के आधार पर उनको पारित किया जाता है। यानी हर कानूनों को 2 बार चर्चा में रखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद उनको पास किया जाता है। इससे जल्दबाजी में या त्रुटिपूर्ण कानून बनाने से बचा जा सकता है। जबकि उच्चतम न्यायालय का काम केवल यह है कि वह कानूनों पर अपराध के अनुसार न्याय अर्थात फैसला देने का होता है। लोकतंत्र में जनता की ही नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है, इसलिए यह अधिकार संसद के लिए संवैधानिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के न होने पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की विपरीत हो जाता है। इसलिए न्यायालय को यह अधिकार न देकर संसद को दिया गया है। लंबा है क्योंकि आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है, इस कारण से लंबा है। उसके बाद है चौथा और लास्ट है, राष्ट्रपति के शक्तियों और कार्यों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। संक्षिप्त में बोला है, लेकिन देखिए 150 से 200 शब्दों के बीच इसको भी बोला गया है, तो इतना पर्याप्त हो जाएगा। हमारे ख्याल से लगभग 150 प्लस के आसपास हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों का विवेचना। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उनकी शक्तियाँ केवल कार्यपालिका संबंधी नहीं, वरन विधि, वित्तीय, न्यायिक, संकटकालीन अर्थात आपातकालीन शक्तियों का भी प्रयोग करता है। उनकी यह शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित है। पहला है हमारे पास कार्यपालिका संबंधी शक्ति व कार्य। टाइम ज़्यादा लगेगा, इस कारण से ऐसे सिंपल जल्दी से समझा देता हूँ। विभिन्न पदों पर नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, CAG अर्थात नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, वित्त आयोग आदि की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर जितने भी प्रधानमंत्री अपने मंत्री नियुक्त करते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देश का मुख्य न्यायाधीश, देश का मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो देश के सभी कानूनों को लागू करता है। यानी संसद में तो कानून बनता है, कानून बनाने के बाद उनको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति का साइन होता है उसी दिन से कानून जो है लागू हो जाता है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत दोनों सदनों के अधिवेशन की बैठक बुलाता है और बैठक की समाप्ति की घोषणा करता है। सांसद की योग्यता, यानी जो सांसद हम चुन के भेजते हैं उनकी योग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग के परामर्श पर करते हैं। अध्यादेश जारी करने व कानून को स्वीकृति देने की शक्ति भी हमारे राष्ट्रपति के पास होते हैं। तीसरा है इनका वित्तीय शक्ति एवं कार्य। वित्तीय विधेयक या अनुदान को पूर्व स्वीकृति देता है। भारत की आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। वित्तीय आयोग की नियुक्ति भी करता है। न्यायिक शक्ति एवं कार्य, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
क्षमादान की शक्ति है, तो कोई अपराधी होता है अगर क्षमादान मांगना चाहें तो राष्ट्रपति उनको क्षमादान दे सकता है, अन्यथा न्याय जो भी व्यवस्था होगा, फांसी वगैरह देना होगा तो उनको मिल ही जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति से, इनको अगर कोई ज़रूरत पड़ता है तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उनसे अपना परामर्श मांगते हैं। 5वां है आपातकालीन शक्तियाँ व कार्य, युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा करता है। राज्य में अगर कोई राष्ट्रपति लगाना है किसी राज्य में तो उनकी घोषणा करता है। वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा इन्हीं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है सैन्य शक्तियाँ एवं कार्य, तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना का मुखिया होता है कौन? राष्ट्रपति। युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्योंकि 150 शब्दों में तो लगभग आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारे जो 4 प्रश्न दिए हैं, चारों प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो भेजा जाएगा तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।